अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। अभी तक तो मैंने क्या समझाने की कोशिश की, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो मैंने बताया कि मेजर तो सोर्स सनलाइट है, इंसोलेशन, बट मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो अर्थ सरफेस पर आते हैं वो इक्वल अमाउंट में हर जगह नहीं पहुंचते। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो लैटिट्यूड है उसमें, लेकिन उसके साथ अदर फैक्टर्स भी हैं। उन फैक्टर्स को मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया। तो ये तो क्लियर हो गया कि अब अर्थ के ऊपर डिफरेंशियल हीटिंग होगी, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं जो ज्वाइंटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट मेजर फैक्टर दिमाग में हमेशा एल्टीट्यूड रखना, यानी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। नेक्स्ट, so when you started describing the horizontal distribution of temperature, then first and the foremost part what you have to discuss here in introduction, there are number of factors that determine the horizontal distribution of temperature. Already we had discussed all these factors. Clear? And you have to write that factor in a single sentence: latitude, altitude, distance from the sea, land and sea distribution, length of the day, aspect, ocean currents, wind, precipitation, clouds, all these are. Getting my point? In introduction you have to write. Okay. अब जब वो तुमसे उसका एक्सप्लेनेशन पूछेंगे तो तुम्हें एक्सप्लेन करना वन बाय वन. If the question is explain the factor controlling the distribution of temperature over the planet Earth or heating of the Earth, तब आपको वो फैक्टर भी एक्सप्लेन करने. नहीं पूछा तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. तो वर्ड लिमिट को समझना है इन एग्जामिनेशन, स्पेशली इन द मेंस, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू राइट. मैंने क्या लिखा है, एक और कॉन्सेप्ट जो अभी तक मैंने डिस्कस किया, देयर इज जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम लो लैटिट्यूड टुवर्ड्स द हाई लैटिट्यूड. इक्वेटर इज अ लो लैटिट्यूडनल रीजन, 0 डिग्री लैटिट्यूड, and pole is a high latitudinal area, that is 90 degree latitude, along northern hemisphere as well as in the southern hemisphere. We had already discussed. जो मैं डिस्कस कर चुका हूं वो यहां लिख दिया है, horizontal distribution. नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है, इफ वी ऑब्जर्व द ईस्ट वेस्ट ट्रेंड ऑफ द आइसोथर्म. अभी मैंने आप लोगों को आइसोथर्मल लाइन दिखाई थी. आइसोथर्मल लाइन कैसे ड्रॉ किया गया है? जैसे लैटिट्यूड ड्रॉ होते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है इसका, है ना? अभी दिखा है ना, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हुए थे जिसे मैंने आइसोथर्म कहा. तो यहां क्या लिखा है कि if we observe the east west trend of isotherm on the map, they are highly irregular. तुमने क्या देखा था? zigzag पैटर्न, पूरा स्ट्रेट नहीं है ये. यहां देख रहे हो, ये बेंड कर गया, ये बेंड कर गया, ये लाइन ऐसे जा रही थी, ये इधर आ गई टुवर्ड्स इक्वेटर, झुक गई. यहां पर भी देखो, आगे भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है? सीजनल वेरिएशन भी, जनवरी और जून का आइसोथर्म, ये आपके एनसीईआरटीज में भी ड्रॉज है. ये देखो आइसोथर्म स्ट्रेट नहीं है ना, ठीक है? तो ये स्ट्रेट नहीं है, अभी दिख रहा है ये, ठीक है? इरेगुलर है. अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग क्या है, इरेगुलरिटी तुम्हें ज्यादा किधर दिखाई दे रही है? नदर्न हेमिस्फीयर. उसका रीजन मैं डिस्कस करूंगा. यहाँ लैंड और सी, लैंड ज्यादा है, सी कम है. यहाँ क्या है? लैंड कम है, सी ज्यादा है. लाइंस क्या है? कम इरेगुलर से, क्योंकि हीटिंग जो हो रही है सरफेस की सदर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट होमोजेनस हो रही है. अमाउंट ऑफ इंसोलेशन लगभग इक्वल पड़ रहा है एक लैटिट्यूड के ऊपर. यहाँ लैंड और सी में मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट का डिफरेंसेस है, उसके कारण ये लाइन बेंड हो रही है. यहाँ कम बेंड हो रही है. यहाँ देखो, जहाँ लैंड वाइडर है वहीं लाइन बेंड हो रही है, जहाँ लैंड नैरोअर है वहाँ लाइन बेंड नहीं हो रही है. तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाने की तुम्हें कोशिश की कि
जो आइसोथर्मल लाइंस हैं, एक तो पहला वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपको दिखाई देते हैं, और तुम्हें क्या दिखाई देता है वो आपको दिखाई देता है इरेगुलर पैटर्न। ये इरेगुलरिटी क्या प्रूफ कर रहा है? Which proves that the wide variation in temperature gradient. What है temperature gradient? I will tell you. In the various part of the world, because only latitude not determining factor for the distribution of temperature on the planet Earth. केवल latitude factor नहीं है, other factor also control the distribution. लैटिट्यूड ही फैक्टर होता तो लाइन पूरी सीधी सीधी ही खींची जाती, वो जिगजैग पैटर्न में नहीं होता, इरेगुलर नहीं होता। मैंने अभी कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और सी भी रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर वेरिएशन करता है वो, इसलिए लाइंस वहां डिस्टॉर्ट हो गई, इरेगुलर हो गई, चेंज हो गई, डेविएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको लाइन देखकर ये पता लगा। ठीक है, नाउ अब हम बात करेंगे एवरेज एनुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की। इन क्लाइमेटोलॉजी ये एनुअल एवरेज टेम्परेचर मेजर तो किया जाता है, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं है क्लाइमेटोलॉजिस्ट के लिए, फिर भी मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे भी कुछ आइडियाज जनरेट्स होते हैं। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डायोर्नल वेरिएशन और सीजनल वेरिएशन होता है। ठीक है, आज शाम को वर्षा होगी कि नहीं, यह हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कितने अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है एयर में, कितनी हीटिंग है सरफेस की। उसी तरह सीजनल वेरिएशंस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है from the climatologist point of view, not the mean or the average annual temperature, but this observations gives certain ideas to the climatologist. What the ideas we get? और मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन तुम एवरेज देखोगे इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इट इज डिफरेंट देन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो आपको दोनों हेमिस्फीयर में देखना पड़ेगा कि एवरेज जो एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो कैसा दिखाई देता है आपको। So what I have written here, despite the mean value of the annual temperature of a place is of little significance in climatology. मैंने लिखा है अभी ये कि क्लाइमेटोलॉजी में इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि कुछ आइडियाज इनसे मिलेगा, आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो। ठीक है ना, एंड दैट ऑब्जर्वेशंस गिव्स यू मच मोर क्लैरिटी ओवर दिस टॉपिक, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो बिकॉज इट इज द मीन ऑफ द सीजनल एक्सट्रीम्स, एनुअल एवरेज क्या है? सीजनल एक्सट्रीम्स का मीन है एक्चुअली। 12 महीने जब टेम्परेचर मेजर करोगे तो किसी मंथ में एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, एक्सट्रीम हाई, किसी में एक्सट्रीम लो, एवरेज निकालोगे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आजकल अंकुर स्टैट भी पढ़ रहा है, तुरंत बोला यस सर। सो बट फॉर द इक्वेटोरियल रीजन, व्हेन यू लुक एट द इक्वेटोरियल रीजन, द रूल इज डिफरेंट। Why? Because equatorial region round the year receives vertical light. इक्वेटर से तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ जाओ, इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर में पोल की तरफ जाओ, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? वेरिएशन इन टेम्परेचर ज्यादा दिखाई देगा, एक्सट्रीम्स जो होंगे वो ज्यादा डिफरेंशियल एक्सट्रीम्स दिखाई देंगे। बट इक्वेटोरियल रीजन में टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता। क्यों? राउंड द ईयर वर्टिकल लाइट्स आते हैं, तो वहां समर और विंटर टेम्परेचर में बहुत अंतर नहीं आता। बट मिड लैटिट्यूड में जाओ, ट्रॉपिक्स में जाओ, वहां तुम्हें एक्सट्रीम वेरिएशन दिखाई देगा। समर इज एक्सट्रीमली हॉट, विंटर इज एक्सट्रीमली कूल।
Where? In the mid latitude. बात समझ में आ रही है? तो वही मैंने लिखा कि जो इक्वेटोरियल रीजन है वहां तुम्हें वेरिएशंस कम दिखाई देता है. देयर इज अ लिटिल एनुअल वेरिएशन. व्हाई? बिकॉज द टेम्परेचर हियर is comparatively higher round the year because this region receives vertical insolation all round the year. Getting my point? Yes or no? Now try to understand the salient feature when you observe the mean or average annual distribution of temperature. And the questions in pre directly came from this topic. ये salient features से कुछ questions आपको pre में भी मिलेंगे. और अगर एवरेज एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन लिखने को मेंस में आया शॉर्ट नोट्स तो फिर तो जैसे फॉर्मेट में मैंने डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है. इंट्रोडक्शन मैंने अभी बता दिया, अब हम लोग सैलिएंट फीचर पढ़ने वाले. ओके, नाउ व्हेन यू लुक एट, क्या लिखा फर्स्ट? मैंने लिखा कॉन्ट्ररी टू द पोलर रीजन where the lowest mean temperature are recorded due to less insolation received, the tropics and the subtropics received the largest amount of insolation all the year around, so the highest temperature is found. I had already discussed why the tropics and subtropics is the warmest region on this planet Earth. Because these tropics and the subtropics, when you look at here, the light vertically reached, insolation received by this surface is vertical, but when you move towards the pole, the light which is reached there is oblique, so it travels the longer distance and dissipates. What are the other factors? When you look at the tropics, the sky is clear, so the back radiations easily passes through, and the extreme of temperature we observe. Extreme of temperature. जितना क्लाउड होगा उतना एल्बेडो इफेक्ट होगा. हीट बजट याद करो. सन की जो रेडिएंट एनर्जी आ रही होगी वो क्लाउड से टकरा के वापस जाएगी. मैंने बताया था 23 यूनिट्स ऑफ लाइट इज रेडिएटेड बैक व्हेन इट स्ट्राइक टू द क्लाउड्स. Getting my point? So what I have said that in tropics and subtropics the sky is almost clear majority of the time in a year, and that's why there is a less albedo effect and the more heating. Getting my point? Yes or no? So the first point is what? The polar region is quite cool in comparison to tropics and subtropics. Okay, this is the first salient feature over the planet Earth. Next, the isothermal lines generally extend east-west and giving an evidence of dominant control of latitude because it runs parallel to latitude. Isothermal lines latitudinal इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो ना. लैटिट्यूड्स पैरेलल्स हैं, आइसोथर्म भी ऐसे पैरेलल्स हैं एक दूसरे के. ये देखो ये लाइन इसके पैरेलल है डिस्पाइट इट इज इरेगुलर, बट देखो ड्रॉज ईस्ट टू वेस्ट लाइक द लैटिट्यूड. और दूसरी बात तो मैंने क्या लिखा? द आइसोथर्मल लाइन जनरली एक्सटेंड ईस्ट टू वेस्ट गिविंग एन एविडेंस ऑफ डोमिनेंट कंट्रोल ऑफ लैटिट्यूड. बार बार मैं कह रहा हूं कि डिस्पाइट लैटिट्यूड कंट्रोल्स डोमिनेंटली द टेम्परेचर, अदर फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. On the horizontal distribution, the dominant control of latitude on temperature is more clearly seen in the southern hemisphere because of preponderance of the water over land. अभी dominance आपको क्या दिख रहा है?
लैटिट्यूड का, यहां ज्यादा दिख रहा है। यहां देखो ये जो लाइन है 10 डिग्री सेल्सियस की, 0 डिग्री की, 10 डिग्री की, यहां लेस डिस्टॉर्शन है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड्स हैं। Why? Because of homogeneous distribution of water. Here the water is widely distributed in comparison to the land. But why you find slight variation or distortion in the isothermal lines here due to distribution, where if you find the distribution of land and sea, the land is here wider. Okay. Now what I have written, the next salient feature. However, the isotherms are relatively more regular in the northern hemisphere than the southern hemisphere. Irregular है northern hemisphere में, reason वही है, distribution of land and sea. And the isotherm within much of tropics are widely spaced. अब देखो यहाँ interesting fact, यहाँ temperature gradient का रोल समझना है, ठीक है। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ड्रॉन अ लाइन, दिस इज द 10 डिग्री आइसोथर्म, this is a line 15 degree isotherm, and this is the line which is 20 degree isotherm. Look at the gap between this line. Now let's see another 10 degree Celsius. Here closer to this 15 degree Celsius, closer to this 20 degree Celsius. Here the temperature gradient, when you look at, here the temperature gradient is much more in comparison to this. Here the isotherms are wide, यहाँ पर गैप ज्यादा है, द गैप इज वाइडर, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ लो है। In comparison to this region, here the temperature gradient is high. When the isothermal lines close to each other, यहाँ जो स्टेशंस हैं इसके ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस, इसके क्लोज कुछ ही डिस्टेंस पे दूसरे जो जगह हैं वहाँ तुम्हें वेरिएशन टेम्परेचर का सडन ज़्यादा दिख रहा है, और उससे क्लोज हैं, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हो, वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन इतना ही दिख रहा है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट यहाँ लो हो गया, यहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट हाई है। So when the isothermal lines are close, the temperature gradient is high. Where the isothermal line are wider, the temperature gradient is low. This concept you should keep in mind. So this will be more easy when tropics are built latitude. Yeah. Where the temperature gradient is. Yes. So what I have written here, the isothermal lines while passing from the continents, try to understand. किसके थ्रू पास कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स, लैंड मास के थ्रू। कॉन्टिनेंट लिखने का मतलब है ओवर द लैंड, ठीक है ना, टू द ओशन। लैंड से आइसोथर्मल लाइंस अगर ओशन में इंटर कर रहे, ठीक है, गेट डिस्टॉर्टेड एट देयर मार्जिन। तो जहां लैंड की मार्जिन खत्म हो रही है और ओशियन शुरू हो रहा है, वहां लाइन बेंड हो जाएगी, क्योंकि सी का टेम्परेचर अलग होगा, लैंड का टेम्परेचर अलग होगा। अब एक क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या यहां सीजनल वेरिएशन देखते हैं। मैं अगर पूछूंगा कि समर सीजन में नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर
लैंड से तुम सी की तरफ जा रहे हो, आइसोथर्म पोल की तरफ मुड़ेगा कि इक्वेटर की तरफ? क्वेश्चन ऐसे आएंगे प्री में। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं फिर से एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज द नॉर्थ अमेरिका, ओके, दिस इज द लाइन, ऐसे आइसोथर्म ड्रॉ कर रहे हो एक। अब यहां ये लैंड इंड हो गया, यहां से अटलांटिक ओशन स्टार्ट हो गया, वाटर बॉडीज। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइन इधर की तरफ बेंड होगी या ये लाइन ऐसे आ रही है तो इधर की तरफ बेंड होगी, क्योंकि इक्वेटर इधर है, पोल इधर है। towards the equator. अभी अभी क्या है कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं कि मान लो कि यहां टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस लैंड के ऊपर, और समर टाइम टेम्परेचर तुम मेजर कर रहे हो। समर में डे लेंथ ज्यादा है, हीटिंग ज्यादा है। अच्छा, सरफेस जल्दी हीट होगा कि वाटर बॉडी हीट होगा? अभी बताया कि लैंड सरफेस, सरफेस तो वाटर सरफेस भी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है लैंड सरफेस और वाटर सरफेस, कौन सा सरफेस जल्दी हीट होगा? ऑब्वियसली लैंड। यानी कि ऑब्वियसली अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस लैंड का है तो यहाँ जो एडजेसेंट वाटर है, यहाँ 27 डिग्री तो नहीं होगा, इससे कम होगा ना टेम्परेचर। तो 27 डिग्री टेम्परेचर पानी में कहीं इधर होगा कि इधर होगा? बताओ, इक्वेटर के क्लोज होगा या पोल की तरफ होगा? 27 डिग्री इक्वेटर की तरफ होगा, तो बेंड लाइन किधर करेगी? टुवर्ड्स इक्वेटर करेगी ना। अरे बच्चों, समझ आया कि नहीं किसी को? Yes, sir. किसी को नहीं आया तो पूछना है। इक्वेटर ज्यादा गर्म, फिर ये गर्म, फिर ये गर्म, फिर ये गर्म, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। वाटर में देखो तो 27 डिग्री इधर कहीं होगा पानी में, न कि इसके सामने होगा कहीं। तो ये लाइन जो तुम ड्रॉ करोगे, ये लाइन ऐसे वाटर में आ रही होगी, लेकिन लैंड पर जाओगे तो ऐसे मुड़ जाएगी। लैंड की मार्जिन में आओगे तो ये इक्वेटर वर्ड होगा, वाटर में होगा कि नहीं? When you moving from land towards the sea, the line of isotherm moves towards equator. Is it clear? ये कॉन्सेप्ट है, समझ लेना है तो फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। अदरवाइज तुम क्रैम कितना करोगे? बिल्ड द कॉन्सेप्ट। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन क्या होता है, मैंने अभी बताया कि वाटर हीटिंग तो इसकी स्लो होती है, लेकिन पानी जब एक बार गर्म होता है तो हीट को ज्यादा देर तक वो रखता है अपने पास, क्योंकि वाटर डीपली गर्म होता है। लैंड जब गर्म होता है तो लैंड बहुत डीपली गर्म नहीं होता। क्यों? लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है, वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी कूल भी हो जाता है, क्योंकि हीट रेडिएट बैक कर लेता है। वाटर सरफेस लेट से गर्म होते हैं, बट वो लेट से कूल भी होते हैं, जल्दी नहीं कूल होते, क्योंकि वो धीरे धीरे हीट जो उसने ट्रैप कर रखा है, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, वो हीट कंजर्व कर लेते हैं और हीट को धीरे धीरे रेडिएट करते हैं। विंटर सीजन आएगा तो लैंड जल्दी हीट रेडिएट कर कर कूल हो जाएगा, पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सरफेस टेम्परेचर अगर यहां पर 15 डिग्री पहुंच गया, या सेम यही 27 डिग्री 15 डिग्री पहुंच गया विंटर में, ये समर सोच रहा था, विंटर सोचो, लैंड ने हीट रेडिएट कर लिया, डे लेंथ छोटी हो गई, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन कम पड़ रहा है लैंड के ऊपर, तो लैंड की कूलिंग होगी ना। सरफेस टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, पर क्या इसके पैरेलल 15 डिग्री होगा वाटर का टेम्परेचर? नहीं होगा। वाटर कंपैरेटिवली गर्म होगा,
ये 15 डिग्री टेम्परेचर किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? ये लाइन कैसे बेंड करेगी? टुवर्ड्स पोलवर्ड बेंड करेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? क्योंकि ओशन को कूल होने में टाइम लगता है, और ओवर दिस कॉन्सेप्ट द क्वेश्चंस अपीयर समटाइम्स इन प्री आइसोथर्मल लाइंस की बेंडिंग के ऊपर। और जिनको यहाँ क्लास में पर्सनली समझ नहीं आया है और अगर हेजिटेशन से पूछ नहीं पा रहे हैं तो मुझे पर्सनली कॉल कर कर भी पूछ लेंगे, ठीक है ना? सो डोंट वरी। So what I have written here that when the isotherms passing from the continents towards the ocean get distorted at the margin, या मैंने ये नहीं लिखा है कि बेंडिंग उसकी पोलवर्ड हो रही है कि इक्वेटर वर्ड, क्योंकि वो डिपेंड करता है समर सीजन है या विंटर सीजन है, इंसोलेशन कितनी रिसीव हो रही है, इसलिए वर्ड केवल डिस्टॉर्टेड लिखा है। एंड दस डिस्टॉर्शन इज मोर इन द नदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज लैंड इज मोर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। So when the isotherm crosses from land to the sea, the more distortion you observe in the northern hemisphere because land is narrow in the southern hemisphere. So we find less distortion in the southern hemisphere in the isothermal line. Is it clear? The lines are more parallel, more regular in the southern ocean and southern hemisphere. Okay? This is quite simpler concept. थोड़े और फीचर्स हैं, मैंने 8-10 फीचर्स आपके लिए रखे हैं इधर, ठीक है? सारे फीचर्स पढ़ ले, फिर सीजनल वेरिएशन भी पढ़ेंगे। पहले आज मैं मीन वेरिएशन ही फिनिश कर पाऊँ, ठीक है? नेक्स्ट, बिकॉज ये जो बेंडिंग और डिस्टॉर्शन है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्पाइट इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट आई हैव रिटन हियर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक का नदर्न पार्ट और उसमें भी अटलांटिक का ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड पे कौन से कॉन्टिनेंट होंगे अटलांटिक में? कौन से होंगे? यूरेशिया। हाँ, यूरेशिया एंड अफ्रीका। अफ्रीका का भी रीजन होगा ना, क्योंकि गल्फ ऑफ गिनी से इक्वेटर क्रॉस करती है, ठीक है? नाउ सो व्हाट आई हैव रिटन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, एटलस लेकर बैठना है घर में जब हम जियोग्राफी की क्लास करते हो ना। इस किट इज, आई हैड सजेस्टेड दैट किट कि आपके पास होनी चाहिए व्हेन यू आर लर्निंग एन ऑप्शनल, परचेज एन एटलस, बेसिकली द TTK और ओरिएंट ब्लैक स्वान, और ऑक्सफोर्ड भी चलेगा अगर है तो, ठीक है? इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक द आइसोथर्म्स शो larger deviation towards the north due to combined effect of the warm ocean current of the Gulf Stream, the North Atlantic drift and the southerly winds. अब देखो, ये कॉन्सेप्ट उन बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने ओशन करंट पढ़ रखा है, बट फिर भी नहीं पढ़ रखा है तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया था द करंट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक। मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन में ये बताया था कि अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखते, ठीक है, तो वो कंडीशन डिफरेंट होता। इन नॉर्मल कंडीशन अगर तुम देखते तो यहां की वाटर कूल होनी चाहिए थी बिकॉज दिस वाटर इज क्लोज टू द पोल, बट यहां का पानी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहां जो ओशन करंट चल रही होती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इट इज अ वार्मर करंट, it is a warmer current. If you look at here, the Gulf Stream is a warmer current. So what I have written that the isotherm distorted even in the eastern margin of the Atlantic, यहां पर भी यहां कूल होना चाहिए था, यहाँ वार्मनेस आपको दिखाई देता है बिकॉज ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो जाती है ये इस सरफेस को गर्म कर देती है। तो ये तो एक्सेप्शनल पॉइंट्स हो गए ना आपके लिए।
ये तभी समझ आएगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन करंट को क्लियरली समझेंगे, बट मैं ओशनोग्राफी में ये डिटेल डिस्कस करूंगा। बट मैं आपको आइडिया दूं कि वर्ल्ड में जहां भी वार्म करंट मूव करेंगे वो टेम्परेचर ऑफ द वाटर सरफेस इंक्रीज कर देंगे, ओशन का टेम्परेचर राइज कर देंगे। ठीक है, जहां भी कूल करंट चलेगा वो टेम्परेचर डिक्लाइन कर देगा। ये जो रीजन है, यहां कूल करंट चल रहे हैं, समर मंथ में लैंड और वाटर का टेम्परेचर देखो, ठीक है, ये कूल करंट फ्लो करने के कारण यहां टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाएगा। समर टाइम टेम्परेचर लैंड और वाटर का देखो, कूल करंट के करने चलते यहां पे वाटर का टेम्परेचर डिक्लाइन होगा। ठीक है ना। अभी तो कोल्ड करंट जिस रीजन से फ्लो करेंगे वहां टेम्परेचर वेरिएशन दिखाई देगा, वहां आपका पैरा जो है वो डाउन चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, टेम्परेचर डिक्लाइन। ओके, सो दैट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यू शुड नो। और टेंशन नहीं लेना, वो आगे पढ़ेंगे हम, तो फिर से मैं वो लिंक कर दूंगा कॉन्सेप्ट। अभी एक आइडिया दे दिया, क्योंकि अभी सारे ओशंस के करंट में डिस्कस नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है। एंड सिमिलर बेंडिंग ऑफ आइसोबार टुवर्ड्स द पोल इज सीन इन द नदर्न पैसिफिक because of the presence of Kuroshio warm ocean current and the North Pacific drift as well as prevailing westerlies. अभी देखो, when you talk about the Pacific, this is the Pacific between the Eurasia as well as the North and South America, and here the Eurasia as well as Australia. In between that there is the Pacific Ocean. When you look at the Pacific Ocean, what I have written here, द पैसिफिक ओशन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक करंट चलती है, उसे कहते हैं कुरोशियो करंट। ये पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक में देखोगे इक्वेटोरियल करंट, व्हेन इट बेंड्स टुवर्ड्स द जापानीज कोस्ट इट इज नोन एज कुरोशियो करंट और अ ब्लैक करंट। ओके, सो व्हेन द कुरोशियो करंट इज मूविंग, फ्लोइंग, ओके, so temperature changes। ठीक है, यहां पर और भी पढ़ेंगे, करेंट्स और भी चलती हैं फर्दर, कैलिफोर्नियन करंट पढ़ोगे। ये जो नॉर्थ अमेरिका देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका में इस कोस्ट के ऊपर यानी एट द वेस्टर्न मार्जिन एक कोल्ड करंट चलती है, नाम है कैलिफोर्नियन करंट, तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर डिक्लाइन करेगा। So further, when I will discuss in detail the different oceanic current in the oceans, then you get the ideas where the warm current is flowing, where the cold current is flowing, and how it change the temperature as well as it distort the isotherm. Okay. तो क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं इन एग्जामिनेशंस, बिकॉज एग्जामिनर तो एक्सपेक्ट करता है कि you entered here by learning entire geography. As a beginner, first you learn the units wise geography, geomorpho, climato, oceano, environment, okay, Indian geography, physical, economic, okay, agricultural and all. लेकिन जो क्वेश्चंस बन के एग्जाम्स में आते हैं वो मोर देन 1 यूनिट से मिलकर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम्स निकलना ज़्यादा इजी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स यूनिट वाइज ही रिस्ट्रिक्ट हो गए और अब आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना नहीं है स्टार्ट किया, तो फिर आपको प्री भी क्वालिफाई करना यूपीएससी में थोड़ा मुश्किल होगा और मेंस लिखना और भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिलहाल एज अ बिगनर एंड फ्रेशर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, जिस यूनिट को हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, जहाँ लिंकेजेस है वहाँ थोड़ा पेशेंस रखना है। जैसे अभी मैंने कहा यहाँ ओशन करंट का लिंकेज है, तो मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की, उतना ही ग्रास्प करना है। फर्दर जब मैं ओशन करंट डिटेल्स डिस्कस करूँगा तो अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ देन यू स्टार्टेड यूटिलाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग वेल। ठीक है ना। नाउ when you look at
तो आइसोथर्म्स इक्वेटर वार्ड आएंगे जहां कोल्ड करंट होंगी, क्योंकि ये कूल कर देंगे टेम्परेचर को। यहां मैंने एक और बात लिखी है, वही क्या कि द सिंस टेम्परेचर डू नॉट फ्लक्चुएट एज मच एज in the water, over the water, in comparison to the land we find more fluctuation. Why? Because land को हीटिंग में भी टाइम लगता है, कूलिंग में भी टाइम लगता है। उल्टा बोल दिया, वाटर को बोलना था, मुझे भी लगा कि मैंने शायद लैंड बोल दिया। लैंड easily get heated and cools down, but water will take longer period of time for heating as well as cooling. So what we observed that the change in the temperature in the water is not quite extreme as land. Okay, and the north-south migration of the isotherm is greater over the continent than the ocean. So where we find the more gap and distortion and changes in the temperature over the continent than the water. Okay. अभी मैं दिखाऊंगा सीजनल वेरिएशन, तो तुम ज़्यादा क्लियर कर पाओगे। समर और विंटर सीजन में मैं लैंड का टेम्परेचर जब आपको दिखाऊंगा और सी का टेम्परेचर, तो आपको समझ आएगा कि ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो कैसे जस्टिफाइड होता है। नाउ नेक्स्ट, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेरी स्टीप इन द हायर लैटिट्यूड एज वेल एज अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, द क्वेश्चन इज कि व्हाई। क्या मैंने बोला? द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेरी स्टीप in the higher latitude, first of all, especially in the mid latitude. The temperature gradient means the isothermal line are quite closer in the mid latitude, and especially in the eastern margin. Eastern margin, why? The question is because of the flow. When you look at the prevailing wind westerlies in the mid latitude as well as the ocean currents. Okay, and that's why what we find, the temperature gradient is high here in comparison to the another margin of the continent. Okay, now the belt of high mean annual temperature, वो जो पट्टी बनती है टेम्परेचर की, उसे बेल्ट कहते हैं। द बेल्ट ऑफ द हाई मीन एनुअल टेम्परेचर, एवरेज अगर आप एनुअल टेम्परेचर निकालते हो, वो हाई कहाँ दिखता है वर्ल्ड में? मैंने लिखा है 26.7 डिग्री सेल्सियस एंड अबव आपको दिखाई देता है, वेरीज इन द विड्थ इन द ट्रॉपिकल रीजन. So tropics and subtropics are quite warmer, and we find here the broad the isothermal line is quite wider, temperature gradient is comparatively lower, but what we find high temperature, average temperature जो है यहाँ पर क्या दिखाई देगा आपको? Mean average temperature is high because the tropic and subtropics receives around the year more temperature. नहीं, even in comparison to equator, tropics are more warmer. So what you find, average ज़्यादा वहाँ मिलेगा. Is it clear? Any doubt? The next topic is, so this is the salient feature of the annual or the mean variation, horizontal variation of temperature over this planet Earth. और उसी का ये मीन एनुअल का जो डायग्राम्स था वो मैंने यहाँ बनाया है, मीन एवरेज का ऊपर ये आइसोथर्मल लाइंस जो मैंने दिखाए हैं. आई विल शेयर दिस नोट्स. दिस इज, हियर इट इज, एनुअल मीन टेम्परेचर at this pressure 1000. Now this is the lines which observe here. Now ये देखो,
when you look at this is equatorial line. Okay, and when you look at this line is of 30 degree. This line is of 30 degree, close to equator. This land part is get heated. This is the land part. This is Africa. This is, and Africa is quite heated, as you know. And this is the Sahara region. And this is the Arabian desert. तो ये अरेबियन डेजर्ट है यहाँ. ये देखो अफ्रीका की बाउंड्रीज, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है. ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे एशिया स्टार्ट है. ये अरेबियन डेजर्ट्स, ये इंडिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, ये साउथ चाइना सी, ये कोरिया. दिस इज द रशियन रीजन, कामचाटका पेनिनसुला. This is the Russian part. Now this is Norway, Finland, Sweden region. Now when you look at, so this is the Arabian desert here. This is the Saharan desert here. This is the hottest part, dry arid regions. This land receives more insolation. Temperature is very high. Okay. Now when you look at the another line, this is the 20 degree isotherm. This 20 degree isotherm fluctuate here. Now when you look at the 20 degree isotherm, यहाँ थोड़ा सा पोलवर्ड है, यहाँ थोड़ा इक्वेटर वर्ड है. क्यों? यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट चल रही है. ठीक है. फर्दर this is 10 degree isotherm. This is 0 degree isotherm. This is minus 10 degree isotherm. Here you find more irregularity because land is wider. When you look at here, now अभी ये तो इक्वेटर है, 0 degree line. This is 0 degree latitude. When you look at, ये ऑस्ट्रेलिया है, मिड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है, मकर रेखा. मकर रेखा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर. यहाँ अगर आप देखेंगे मकर रेखा मीन्स कैप्रिकॉर्न अफ्रीका में यहाँ नामीब डेजर्ट से क्रॉस करता है. अगर ये लाइन ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ, यानी इस बीच में हीटिंग ज़्यादा होगी इक्वेटर से ट्रॉपिक्स तक. बियॉन्ड ट्रॉपिक्स हीटिंग कम होगी धीरे धीरे ग्रेजुअली. 20 डिग्री की लाइन ऐसे देखो, ट्रॉपिक्स पर टेम्परेचर हाई होगा ना, 20 डिग्री है. लेकिन जब आप हायर लैटिट्यूड में आ रहे हैं, मिड लैटिट्यूड में 10 डिग्री है, लेकिन 10 डिग्री यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ लैंड है ही नहीं. स्लाइट यहाँ लैंड आया तो यहाँ बेंडिंग हल्की सी दिखाई दे रही है तुम्हें, लेकिन इधर तो ये पैरेलल जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है. सॉरी, पैरेलल कह रहा हूँ. यहाँ देखिए ये भी लाइन स्ट्रेट जा रही है. क्यों? क्योंकि यहाँ केवल वाटर बॉडीज है, देयर इज नो डिस्टॉर्शन. ओके, सो व्हाट यू फाइंड, यहाँ देखो, फिर यहाँ आइसोथर्म की लाइन देखो, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वेरी हाई. Here the temperature, when you look at the isothermal line having the wider gap, the temperature gradient is low. So you have to understand this concept. Okay, this is the concept of
the distribution of temperature, and I am discussing here the average annual distribution of temperature. Later I will discuss the seasonal variation, where I will discuss this seasonal variation is important for climatologist. यहाँ हम देखेंगे कि नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में जून में आपको टेम्परेचर जुलाई में कैसा दिखता है वेरिएशन, जून जुलाई, और फिर हम लोग देखेंगे कि जनवरी में कैसा होता है नदर्न और सदर्न हेमिस्फेयर कंडीशंस। फिर उसके बाद मैं डायurnal 2-3 मिनट में डिस्कस कर लूँगा दिन और रात में वेरिएशन कैसे अफेक्ट करता है, और उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल पढ़ेंगे। एक आइडिया लैप्स रेट का मैंने दिया है, थोड़ा इलेबोरेट करूंगा और उसके बाद इन्वर्जन डिस्कस करूंगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल फिनिश द इन्वर्जन। ओके, सो हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू, वी विल मीट टुमारो।